हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 41। आज की सुबह में कुछ अलग नहीं था। रोज की तरफ कार्तिका नहाकर शीशे के सामने बैठी थी। उसे इतना सजना संवरना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन परिवार के लिए उसे तैयार होना पड़ता था। राठौर परिवार देहरादून का एक समृद्ध परिवार था। ऊपर से उसके ससुर जी चुनाव में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व थे, तो उनके दोस्त घर आते रहते थे। इसलिए भी कार्तिका को अच्छे से तैयार होकर रहना पड़ता था। आज उसे डॉक्टर के पास अपनी ग्रोथ दिखाने जाना था। मुद्रिता जी साथ आने वाली थी, लेकिन कार्तिका ने उन्हें माना कर दिया। कुछ वक्त वह अकेले रहना चाहती थी। कार्तिका को आराध्या याद थी। वह वापस अस्मित के फ्लो पर गई। आज आंगन में तुलसी के पेड़े के पास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। उदास सी कार्तिका वापस अपने कमरे में चली गई। दोपहर के वक्त कार्तिका हॉस्पिटल पर लेटी थी। उसकी रिपोर्ट्स कुछ ही देर में आने वाली थी। वो बहुत नर्वस थी, क्योंकि उसने अपना सेंसुएट्स भी करवाया था। आराध्या के लिए जो भी वह महसूस करती थी, उसकी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान थी। उसकी शादी हो चुकी थी। एक शैतान उसका पति था। अगर वो ये बात जल्दी से भी जान गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। अभी कार्तिका को ग्लूकोज चढ़ रहा था। बिस्तर पर अपने हाथ को देखते हुए उसे उस खूबसूरत हाथ पर भी प्यार आने लगा। हाय, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरा हाथ भी इतना खूबसूरत है कि नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही काफी देर उसने इस चीज के साथ बीता दी। कुछ देर बाद एक नर्स आई, जिसने कार्तिका की हाथ में लगी ड्रिप निकाली। नर्स, मुझे डॉक्टर से कुछ बातें करनी है, क्या आप मुझे गायनेकोलॉजिस्ट का पता बता सकती हैं? कार्तिका ने पूछा। जी, अभी गायनेकोलॉजिस्ट तो नहीं आई हैं, लेकिन आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकती है, उनका 34 कैबिन नंबर है, आगे से राइट। थैंक यू कहकर कार्तिका डॉक्टर के कैबिन की तरफ चली गई। जाते वक्त कार्तिका को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। पहले तो उसने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह वापस पीछे आई। इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तर के पास काफी सारे लड़के खड़े थे। उनके बीच में रुद्राक्ष सिंह रजावत अपना हाथ पकड़े बैठा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। कार्तिका के होठों पर एक एव स्माइल आ गई। स्टाफ रूम से सफेद कोट और मास्क लगाकर कार्तिका फुल एटीट्यूड में अंदर आई। प्लीज थोड़ी जगह दीजिए, उसने रुद्राक्ष के चारों तरफ खड़े लड़कों से कहा। लड़के तुरंत एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। कार्तिका रुद्राक्ष के सामने आई। डॉक्टरनी साहिबा, जरा आराम से, हमारे भैया जी को तकलीफ ना हो, एक लड़के ने कहा। दूसरा अपनी छुरी निकालते हुए बोला, अरे डॉक्टरनी साहिबा, आप तो जानती ही होंगी यहाँ हमारा क्या रुतबा है, तो जरा ध्यान से, रुद्र भाई को दर्द हुआ तो आपको कीमत चुकानी होगी। कार्तिका मन ही मन उन सब का मजाक उड़ा रही थी। मुस्कुराते हुए वह बोली, गई रुद्राक्ष सिंह रजावत को कौन नहीं जानता। कल ही शायद किसी लड़की ने उन्हें थप्पड़ मारा था। वैसे आप सब में से रुद्राक्ष है कौन? हम भी तो देखें, आखिर वह दिखते कैसे हैं, जो मंदिर के सामने लड़कियों को परेशान करते हैं। कार्तिका की इस बात के बाद सभी लड़के गुस्से से उसकी तरफ बढ़े कि रुद्राक्ष की गंभीर आवाज ने सबको रोक दिया। डॉक्टर, जितना काम है उतना ही करो, ज्यादा बोलना कहीं तुम्हें हमारी जगह पर ना ला दे। कार्तिका ने माफी मांगते हुए टेबल पर रखी काम की शीशियों में से कोई भी एक उठाई और नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा इंजेक्शन उठाया। इंजेक्शन देखकर रुद्राक्ष की नजरों में कुछ बदला। सबकी नजरें कार्तिका पर ही थी। वहां खड़ा हर एक लड़का जानता था कि उनका लीडर इंजेक्शन को कुछ खास पसंद नहीं करता। इसलिए एक लड़का बोला, डॉक्टरनी, इंजेक्शन लगाना जरूरी है क्या? ऐसे भी तो काम हो सकता है ना? कार्तिका रुद्राक्ष के हाथ पर लगे घाव की तरफ इशारा करते हुए बोली, इतने बड़े घाव को ऐसे ही नहीं रख सकते, इसे सिलना होगा, तो इंजेक्शन जरूरी है। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कार्तिका बोली, सर आप इस तरफ देखें, चेहरा उस तरफ करने से आपकी नस छिप रही है। अब ये क्या बकवास है? भाई के चेहरा घुमाने से नस का क्या लेना देना? दूसरा लड़का भड़कने हुए बोल पड़ा। कार्तिका ने एक हाथ से रुद्राक्ष की चिन पकड़ी और दूसरे हाथ से उसका चोट लगा हाथ। उसकी चिन घुमाने पर रुद्राक्ष की मस्क्यूलर बांह पर दिख रही नीली नस नहीं दिख रही थी, और सामने देखने पर नस साफ विजिबल हो रही थी। कार्तिका ने जब उन सभी लड़कों को देखा तो इस बार किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने रुद्राक्ष को बिना उसकी मर्जी के छुआ था। रुद्राक्ष का गुस्सा फिलहाल सबसे ज्यादा खतरनाक था, तो कोई इसे ट्रिगर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वैसे ही कल के थप्पड़ से रुद्राक्ष बहुत खराब मूड में था। देखा, रुद्राक्ष सर तो ये सब जानते ही होंगे, उन्होंने भी तो MBBS किया है। उसकी इस बात पर सबकी नजरों के साथ रुद्राक्ष की तीखी नजरें भी उसकी तरफ मुड़ी। कार्तिका हिचकिचाते हुए बोली, वो सब बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया कि आपने भी डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। मैं काम करती हूँ, वरना खून ज्यादा बह जाएगा, कहकर वह सर झुकाकर अपना काम करने लगी। कार्तिका ने रुद्राक्ष की नजरों को मजबूर कर दिया था खुद को इंजेक्शन लगते देखने के लिए।
जिसके बाद उसने रुद्राक्ष के घाव को सिला। कार्तिका काफी बेदर्दी से अपना काम कर रही थी। रुद्राक्ष को शायद सेडेटिव्स का डोज मिला था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन वहां खड़े सभी लड़के कार्तिका को देखकर कांप चुके थे। वह सच में किसी डॉक्टर से ज्यादा कसाई लग रही थी, जिसे किसी को भी कितनी भी चोट पहुंचाने में जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। वहीं कार्तिका तो उससे आराध्या के साथ की गई बदतमीजी का बदला ले रही थी। अभी भले ही रुद्राक्ष को दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में शायद वह ये हाथ एक जगह से दूसरी जगह हिला भी ना पाए। वहीं रुद्राक्ष कार्तिका की अंगुलियों को देख रहा था। जिस तरह उसके हाथ चल रहे थे, रुद्राक्ष को लग रहा था जैसे वह जानता हो ये कौन है। उसने नजरें उठाकर कार्तिका के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर मास्क लगा हुआ था। अचानक कार्तिका ने नजरें उठाई। रुद्राक्ष उन काली आंखों को देखकर कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। और जब तक वह होश में आया, तब तक कार्तिका अपना काम करके वहां से जा चुकी थी। रुद्राक्ष ने अपने लड़कों को हाथ से उसे पकड़ने का इशारा किया, लेकिन पूरी बात कहने तक वह बेहोश हो गया और कार्तिका बच गई। स्टाफ रूम में आकर उसने अपने कपड़े बदले और खुद अपने डॉक्टर के पास चली गई। अब जाकर उसका दिल शांत हुआ था। वह कब से उस रुद्राक्ष को सबक सिखाना चाहती थी। अब परेशान करके दिखाना जरा मेरी आराध्या को, कहीं अगली बार जहर ही ना दे दूं तुम्हें। खुद से बातें करते हुए कार्तिका की आंखों में एक शैतानी चमक थी। डॉक्टर के कैबिन के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा नॉक किया। कम इन, अंदर से आवाज आई। कार्तिका अंदर जाकर डॉक्टर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी फाइल साइड रखकर कार्तिका की तरफ देखा। कार्तिका ने सीधे डॉक्टर को अपने साथ हो रही सारी बातें बता दी, सिवाय इस चीज को छोड़कर कि वह किसी लड़की के लिए ये सब महसूस करती है। वहीं कार्तिका की बात सुनकर डॉक्टर कुछ देर के लिए रुकी, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, मिस कार्तिका, तो आप ये कह रही हैं कि शादी होने के बाद आपके पति की मौत हुई, जिसके 30 साल बाद अपनी दूसरी शादी से भागते हुए आपका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद आप कोमा में चली गई, और अब आप लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड है। कार्तिका ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट्स जानने से पहले उसे एक बार डॉक्टर से बात करना ठीक लगा। सामने बैठी डॉक्टर ने अपने मास्क और चश्मे को एडजस्ट करते हुए कार्तिका की तरफ देखा। मिस कार्तिका, ये बस अट्रैक्शन है। इसका सेंशुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट ए फीलिंग। डॉक्टर की बात खत्म होने पर कार्तिका कुछ देर के लिए शांत रही। फिर उसने सवाल किया, लेकिन डॉक्टर, ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग क्यों है? जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मन करता है उसके लिए उसकी सब कुछ बन जाऊं। जो उसे परेशान कर रहा है उसे उससे दूर कर दूं। कोई तकलीफ कभी होने ही ना दूं। जब 42। डॉक्टर हंसकर बोली, तो आप उसे किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है, जैसे उसकी गार्डियन बनकर, दोस्त बनकर, या एक बहन के तौर पर। आपने इस चीज के दूसरे पहलू को देखा ही नहीं, सीधा इसे अपनी सेंशुअल लाइफ से जोड़ दिया। अब जाकर कार्तिका की तेज धड़कनें शांत हुई। डॉक्टर सही तो कह रही थी। वो आराध्या से किसी दूसरे रिश्ते की मदद से भी तो जुड़ सकती है। इसमें पसंद करने जैसा कुछ था ही नहीं। मिस कार्तिका, ये दिक्कत लगभग हर तीसरे इंसान को है। किसी से बात कर मशवरा लेने के बजाय हर कोई गलत कदम ले लेता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बचपन में हमारा सपना होता था कि कभी हमारे सुपर अटैक हो और हम सुपर हीरो की तरह सबको बचाएं। उस फेवरेट इंसान के साथ जिसे हम पसंद करते हैं लेकिन ज्यादा बात नहीं करते। आपको भी उस लड़की से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, मे भी आपका अट्रैक्शन वापस लड़कों में आ जाए। यही तो दिक्कत है डॉक्टर, मैं उससे आगे जाकर कैसे बात करूं? वो भी तो मुझसे बात कर सकती है ना? कार्तिका ने अचानक कहा। मिस कार्तिका, ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। उनकी बातों के बीच में दरवाजे पर नॉक हुआ। डॉक्टर, अर्जेंट केस है, आपको बुलाने को कहा है। बाहर से नर्स ने कहा। ऑक, आई एम कमिंग, कहकर वह अपनी कुर्सी से उठते हुए कार्तिका से बोली, ऑक मिस कार्तिका, एंड आप अपनी दिक्कत साइकोलॉजिस्ट के सामने रखेंगी तो शायद आपको बेहतर सैल्यूटेशन मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद कार्तिका भी वहां से निकल गई। घर पहुंचने पर सभी हो में बैठे थे। कार्तिका के आने पर खुशी से उसका स्वागत हुआ, जैसे नॉर्मली परिवार में किया जाता है। कार्तिका को ये सब काफी ज्यादा पसंद था। पहले पहले उसे दिक्कत होती थी, लेकिन अब सब ठीक था। अब तो उसे लोगों की बातें सुनने की भी आदत हो चुकी थी। विविध राठौर, कार्तिका के ससुर, भी स्वभाव के काफी अच्छे थे। कहाँ उसने उन्हें अपने सपनों में मार दिया था, और अभी शायद वह मुद्रिता के बाद सबसे ज्यादा उन्हें ही पसंद करती थी। कार्तिका रिकवर कर चुकी थी। फुल बॉडी चेकअप वाली रिपोर्ट्स के साथ साथ सेंसरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी। वह डॉक्टर से बात करके भी खुश थी। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो आज खत्म हो चुकी थी। कार्तिका बेटा, जाओ तुम हाथ मुंह धोकर कंफर्टेबल कपड़े पहन लो। जीजी आज घर आने वाली हैं। अच्छे से तैयार होना, शायद स्तुति जीजी और बड़े भैया भी आएं।
कार्तिका जानबूझकर याद करने की कोशिश करते हुए बोली, सासू माँ मुझे ठीक हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन मैंने आज तक कभी आपकी स्तुति जीजी को नहीं देखा। क्या वो देहरादून में नहीं रहती? ये सुनकर विविध ने नजरें उठकर कार्तिका के चेहरे को देखा। मुद्रिता कुछ कहती उससे पहले उन्होंने जवाब दिया, बड़े भैया और हम अब साथ नहीं रहते। हमने बंटवारा कर लिया है, इसलिए वो अब तक आपसे मिलने नहीं आए। विविध की आवाज में नाखुशी कार्तिका साफ महसूस कर सकती थी। वह समझ गई कि उससे अब चुप हो जाना चाहिए। बात बदलते हुए वह बोली, मैं आती हूँ। कहकर वह जल्दी से वहां से निकल गई। विविध, आपने उसे डरा दिया। बच्ची है, अभी अभी कोमा से निकली है। और आप हैं कि? विविध बीच में बोले, मुद्रिता हमने पहले ही कहा था, अपने नालायक बेटे के चक्कर में बेचारी कार्तिका की जिंदगी खराब मत कीजिए, लेकिन आप नहीं मानी। अब देखिए 3 साल बाद जब कार्तिका दोबारा अपना घर बसाने जा रही थी, ठीक तभी उसे होश आया और वह ठीक होकर सिर्फ कार्तिका को ले जाने वापस घर आया। और जब अनुराग जी ने उसे रोका तो तब से नवाबजादे का अता पता ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुद्रिता की आवाज रुआंसी हो गई। मुद्रिता, उसकी बीवी को होश आए 1 महीना होने वाला है, आपके बेटे का पता नहीं है। इससे अच्छा होता हम कार्तिका को पहले ही उनके घर भेज देते। भले ही आप हमसे नाराज हो जाती, कम से कम उस बच्ची को इतना सहना तो नहीं पड़ता। गुस्से से अपनी बात कहकर विविध वहां से चले गए। ऐसा नहीं था वह अपने बेटे के ठीक होने से खुश नहीं थे या उन्होंने उसके बारे में पता नहीं किया था। फर्क ये था कि अस्मित इस 1 महीने में उनसे मिलने तक नहीं आया था। उन्होंने खुद भी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक उन्हें अस्मित के बारे में कुछ नहीं मिला। 3 साल पहले जब अस्मित पहाड़ी से गिर गया था तब विविध कार्तिका को उसके पापा के पास भेजने की सोच रहे थे। उनका बेटा तो चला गया था, इसके पीछे वह कार्तिका की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनकी बीवी नहीं मानी। वह मुद्रिता थी जिन्होंने कार्तिका को अब तक अपने साथ इस परिवार में रोक कर रखा था। अधीर और कार्तिका की शादी के लिए भी वह राजी नहीं थी। लेकिन फिर अपने स्वार्थ को किनारे रखकर उन्होंने कार्तिका की शादी स्वीकार कर ली। मुद्रिता की आंखें नम थी। उन्हें अभी एहसास हो रहा था कि कार्तिका के साथ उन्होंने गलत किया है। खैर अब क्या ही फायदा, कार्तिका एक बुरी लाइफ जी तो रही थी। इस बार हम कार्तिका के साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। उन्हें जो पसंद है हम उनका साथ देंगे। खुद से बातें करते हुए उन्होंने हो के सबसे ऊपर दिख रहे कॉरिडोर की तरफ देखा, जहां अस्मित और उसके छोटे भाई आरांश का कमरा था। रात का वक्त, कार्तिका पहली बार रसोई में कदम रख रही थी। खाना बनाने के लिए भी इतनी बड़ी जगह, उसने खुद से सवाल किया। रसोई काफी बड़ी थी, वहां पीतल और मिट्टी के बर्तन ज्यादा थे, या यूं कहे कि मिट्टी और पीतल के ही बर्तन थे। किनारे पर बड़ी सी चिमनी भी बनी थी, जहां आग पर खाना पक रहा था। अचानक किसी ने कार्तिका के कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ते पर मुद्रिता जी वहां खड़ी थी। सासू माँ, मैं कुछ मदद करूं? अब तो मैं ठीक भी हो चुकी हूं, कार्तिका ने पूछा। मुद्रिता मना करना चाहती थी कि तभी किसी ने कहा, हाँ जरूर, अपने घर में काम करने के लिए भी भला पूछने की क्या जरूरत। पायलों की हल्की हल्की आवाज के साथ वह जानी पहचानी आवाज कार्तिका के कानों में जैसे ही पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। हल्की नीली साड़ी में एक लंबी पतली औरत कार्तिका के सामने खड़ी थी। उनका एक अलग ही रुतबा झलक रहा था। चेहरे पर घमंड, गले में सिर्फ एक सोने का बड़ा सा मंगलसूत्र, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल, हाथों में लाल हरी कांच की चूड़ियां। ना ही उन्होंने ज्यादा श्रृंगार किया था, ना ही ज्यादा जेवर पहने थे। फिर भी वह काफी खूबसूरत और घमंडी लग रही थी। कार्तिका भला उन्हें कैसे भूल सकती थी। इस घर में उससे जिसे सबसे ज्यादा दिक्कत थी वो उसकी बड़ी सासू माँ, यानी इस घर के बड़े बेटे ध्रुव राठौर की पत्नी स्तुति राठौर थी। कार्तिका के इस घर में आने से, उसका एक्सीडेंट होने तक उसका जीना कैसे दुश्वार करना है, ये सब स्तुति अच्छे से जानती थी। उस घमंड से भरे चेहरे को देखने के बाद कार्तिका को अपनी सारी यादें वापस मिल गई जो उसने स्तुति जी के साथ इस रसोई में बिताई थी। शुरू शुरू में उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए स्तुति जी ने उसे खाना बनाना सिखाया था। अपना सलाइवा निगलते हुए कार्तिका ने तुरंत अपने सर पर पल्ला किया और प्रॉपर झुककर 3 बार स्तुति जी के पैर पूरे रीति रिवाज के साथ छुए। शुक्र है घर की बड़ी बहू को इतना तो याद ही है। सदा सुहागन रहो, उन्होंने तान देने के अंदाज में कहा। कार्तिका धीमी आवाज में बोली, बड़ी माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? और बड़े पापा? स्तुति कार्तिका को देखते हुए बोली, हम तो ठीक ही हैं। आप बताएं, अब कैसी है आप? आपके हाथ का खाना खाने की इच्छा हो रही थी, बना पाएंगी? जी माँ, हम बना देते हैं। मुद्रिता जी के पीछे से आराध्या ने अंदर आते हुए कहा। स्तुति मुंह बनाकर बोली, हम तो बस पूछ रहे थे। बताएं बड़ी बहू, आपका क्या कहना है? जब 43। कार्तिका कुछ पल के रुकी। उसने नजरें उठाकर स्तुति के चेहरे को देखा। पता नहीं क्यों उसे स्तुति से वह पहले वाली घमंडी औरत की फीलिंग नहीं दे रही थी।
उनकी आंखों में कहीं ना कहीं एक उदासी थी। शायद उनके बेटे अरांश की मौत ने उन्हें इस हद तक बदल दिया था। कार्तिका की खुद की आंखें नम पड़ गई। वह भी तो अपने छोटे देवर को याद करती थी। अपना इकलौता बेटा खोना कितना बुरा होता है यह उससे बेहतर कौन ही जानता था। वह भी तो बिना परिवार के पली बड़ी थी। बड़ी माँ आप बैठिए, मैं बस कुछ देर में आती हूँ। ये सुनकर सामने खड़ी तीनों औरतों ने उसे देखा। मुद्रिता कुछ कहने को हुई कि कार्तिका ने उन्हें आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। आराध्या, बड़ी बहू की मदद कर देना, कहकर स्तुति मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। मुद्रिता भी स्तुति के पीछे पीछे वहां से चली गई। कार्तिका ने आराध्या की तरफ देखा। हमेशा की तरह आज भी आराध्या सफेद साड़ी में थी। इस बार उसका दिल इस बार शांत था। लेकिन उसका दिमाग आराध्या को अब भी पसंद करता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन आगे से बात करने में उसकी जान जा रही थी। आराध्या की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। तब भी कार्तिका ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, ना ही अब वह आगे से बात करने की हिम्मत जुटा पा रही थी। कुछ देर इसी उलझन में रहने के बाद आखिरकार आराध्या की आवाज से कार्तिका होश में आई। दीदी हम खाना बना लेते हैं, आप अभी ही कोमा से उठी है, आराम करें। फिलहाल तबीयत कैसी है आपकी? कार्तिका की आंखें चमक उठी। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। गला साफ करने की कोशिश करते हुए वह बोली, नहीं आराध्या, बड़ी माँ ने बड़ी बहू से कहा तुम सबकी पसंद का खाना मुझे बता दो, मैं बना लूंगी। कहकर वह मुस्कुराए। आराध्या ने दोबारा कहने की कोशिश की लेकिन कार्तिका ने उसकी बात सुनी ही नहीं। अपनी साड़ी कमर में कोसते हुए वह अपने काम पर लग गई। जैसे जैसे कार्तिका सबकी पसंद सुन रही थी उस चीज से जुड़ी यादें उसके दिमाग में घूमने लगी थी, जिनमें से एक अस्मित की भी थी। उसे एक याद ने कार्तिका को होश में लाने का काम किया। इस सब में उसे याद आया कि होश आने वाले दिन आराध्या ने उसकी मदद की थी। कार्तिका कंफ्यूज होकर बोली, आराध्या आप डॉक्टर या नर्सिंग जानती हैं? शायद पहले दिन आपने सासू माँ की मदद की थी मुझे बचाने में। आराध्या ने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा, हम MBBS कर रहे हैं। कार्तिका को उसका ऐसे बात करना बुरा लग गया। जबरदस्ती होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट सजाकर उसने आगे कोई भी सवाल नहीं किया। इस 1 महीने के अंदर कार्तिका के अंदर आराध्या के लिए जो भी भावनाएं थी सब एक पल में खत्म हो गई। उसकी बुझी सी बातें कार्तिका के अंदर तक चुभ चुकी थी। कार्तिका मिश्रा की पर्सनालिटी एक अच्छी लड़की की थी, जिसे वक्त आने पर जवाब देना भी अच्छे से आता था। लेकिन अब वह काफी बलद चुकी थी। शादी के बाद तो जैसे कार्तिका वह रही ही नहीं जो वह थी। फिलहाल उसकी वही पर्सनालिटी फिर से डेवलप हो रही थी, जहां उसे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो उससे ठीक से बातें ना करें। वजह जो भी हो, लोगों को अपने डेक दूसरों के सामने देवदास बनकर नहीं दिखाना चाहिए। सब आपके दुखों का समाधान नहीं करते हैं। कार्तिका का अब दिमाग फिर चुका था। आराध्या के लिए उसके अंदर जो इंटरेस्ट था वह जड़ से ही खत्म हो चुका था। अपने इसी हल्के हल्के गुस्से में भी उसे कुछ यादों ने ट्रिगर किया, खासकर अस्मित के साथ की यादों को, जिनमें लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं था। उन यादों में कार्तिका को अपनी तरफ से कहीं भी पसंद का एक कतरा तक नहीं दिख रहा था। ना ही अब उसे अस्मित का चेहरा ठीक से याद था। राठौर हवेली पर भी अस्मित की पुरानी तस्वीरें थी, जिन्हें कार्तिका कभी नहीं देखती थी। वह अब अस्मित के बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे काम खत्म होने की कगार पर आ गया। खाना लगभग बन ही चुका था। अपने ख्यालों में गुम कार्तिका ने काफी कुछ बना लिया था। उसने आराध्या को देखा जो पास ही जमीन पर बैठी सैलड सब्जी काट रही थी। अब जब कार्तिका उसे पसंद नहीं करती थी तो उससे ज्यादा बातें करने का भी कोई फायदा नहीं था, ना ही ज्यादा काम करवाने का। वहीं हो में स्तुति और मुद्रिता बैठी थी। मुद्रिता स्तुति से बात करने कोशिश कर रही थी, जिसका जवाब उन्हें हाँ हम नहीं में मिल रहा था। तब तक विविध भी नीचे आ गए। उन्होंने अपनी भाभी के पैर छुए। तभी ध्रुव भी वहां आए। साथ साथ मृणाली अपने पति के साथ अंदर आई। अपने दोनों भाइयों को साथ देखकर वह जल्दी से उनके पास चली गई। राठौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी मृणाली राठौर थी, जिनकी शादी रौनक ठाकुर से हुई और उनके एक बेटा अधीर था, जिसने अपना नाम अधीर राठौर ही रखा। दूसरा बेटा ध्रुव राठौर, जिनके बेटे की शादी वाले दिन ही एक का एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उनकी बीवी परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना परिवार अलग कर लिया। अपना हिस्सा करने के बाद ध्रुव ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे शेयर मार्केट और स्टॉक्स में लगा दिए। फलस्वरूप उनके पैसे डूब गए। आज उनके पास बस इस हवेली का आधा हिस्सा था और एक 9 से 4 की एक नौकरी, जिससे उनका घर चल रहा था। और आखिरी बेटा विविध राठौर, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और अभी वह देहरादून के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। विविध घर के छोटे बेटे थे, लेकिन उनके बेटे ने सबसे पहले जन्म लिया, इसलिए अब अस्मित घर का सबसे बड़ा बेटा है, जिसके बाद स्तुति और ध्रुव का बेटा, और आखिर में मृणाली और रौनक का बेटा। दरअसल शादी के बाद स्तुति कुछ वक्त तक बेबी कैरी नहीं पाई थी, इसलिए उसका बेबी देर से हुआ और शायद कुछ ही दिनों का मेहमान बनकर रहा।
आज काफी दिनों बाद सब एक साथ बैठे थे। स्तुति चिड़चिड़े स्वभाव की थी। उनसे बात करना आग में घी डालने के बराबर था और ना करना आग को दूर से फूंक मारने के बराबर था। दोनों ही शर्तों पर नुकसान सामने वाले का ही था। रात के लगभग 8 बजे सभी हाथ पैर धोकर खाने के लिए बैठने लगे। राठौर परिवार थोड़े पुराने ख्याल रखते थे, इसलिए आज भी सब जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे। सभी बैठ ही रहे थे कि मुद्रिता बोली, मृणाली दीदी, अधीर नहीं आ रहा। मृणाली बोली, अधीर आता ही होगा। उसने कहा था देर हो जाएगी, हम इंतजार ना करें। स्तुति का मुंह बन गया। जब से अस्मित वापस आया है अधीर का घर में आना जाना कम हो गया है। पहले बिना बुलाए भी आ जाता था और अब बुलाने पर भी नहीं आता। अजीब है। वह खुद में बड़बड़ाए, लेकिन उनकी बातें सभी ने सुन ली। ध्रुव ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया, जैसे उन्हें शांत रहने का इशारा कर रहे हों। स्तुति भी जबरदस्ती हंस दी। आखिर बड़ी बहू कैसे अपने घर में क्लेश कर सकती थी। खाना परोसने का काम कार्तिका ने किया। घर में रित थी कि जो खाना बनाएगा वही पहला और आखिरी निवाला थाली में रखेगा। खाने की जगह काफी बड़ी थी, इसलिए उसे खाना परोसने में कोई दिक्कत नहीं हुई। खाना तो अच्छा दिख रहा है, अब पता नहीं बना कैसा है, स्तुति ने तीखी जबान में कहा। कार्तिका मुस्कुराकर बोली, बड़ी माँ, मेरी खुद की सासू माँ से ज्यादा चीजें मैंने आपसे सीखी हैं, तो मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। उसकी आवाज में इज्जत, रौब और घमंड तीनों चीजें बिल्कुल हिसाब से झलक रही थी। स्तुति कुछ देर के लिए ब्लैंक हो गई। उन्हें लगा नहीं था जवाब इतना टक्कर का मिलेगा। कार्तिका ने सबको खाना परोसा और खुद वहीं कुछ पीछे जमीन पर बैठ गई। सभी ने हाथ जोड़कर खाना शुरू किया। मुद्रिता को थोड़ी चिंता थी कि कार्तिका इतना सब अकेले कैसे संभालेगी, लेकिन पहले निवाले से ही उन्हें सभी चीजों का अंदाजा हो गया। खाना काफी अच्छा बना था। स्तुति भी हैरान थी। ये तो स्तुति जी के हाथों का स्वाद है। ध्रुव के मुंह निकल पड़ा। मृणाली जी भी खुशी से बोली, कार्तिका, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। बिल्कुल स्तुति का स्वाद है आपके हाथों में, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ही यह खाना बनाया है। कार्तिका का सर गर्व से अपनी गुरु यानी स्तुति जी की तरफ मुड़ा। स्तुति ने उसे देखकर दूसरा निवाला खाया। स्वाद बिल्कुल वही था। मुद्रिता ने एक लंबी सांस भरी। विविध और रौनक जी ने भी खाने की तारीफ के 2 शब्द कहे। खाना खत्म होने के बाद सभी बैठे ही थे कि किसी की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हेलो एवरीवन, मैं आ गया। आई होप आपने मुझे मिस किया होगा। किया ही होगा, मैं हूं ही इतना हैंडसम और चार्मिंग। अधीर, इस बार विविध मुस्कुराते हुए अधीर की तरफ बढ़े। वहीं किचन में जमीन पर बैठकर खाने में मग्न कार्तिका के कानों में जैसे ही यह नाम पड़ा उसे खांसी आने लगी। तभी किसी ने उसकी आंखों के सामने पानी का ग्लास किया, जिसे कार्तिका ने तुरंत पकड़ लिया। पानी पीने के बाद उसने बिना देखे कहा, च 44। तभी कार्तिका को एहसास हुआ जैसे कुछ गलत है। सर उठाने पर उसे आराध्या दिखी, जो उसके सामने घुटनों पर बैठी थी। कार्तिका ने 2 बार पलकें झपकाकर अपने खाने को देखा। सॉरी, मैं तुमसे कहना भूल गई। बैठो, बाहर नौकर संभाल लेंगे। उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया। आराध्या का खाने का मन तो नहीं था, फिर भी वह बैठ गई। कार्तिका ने बगल में सजाई दूसरी थाली बिना मन के आराध्या की तरफ बढ़ा दी। स्वीट डिश भी बनाई है, बड़ी माँ की पसंद की, शायद तुम्हें भी वही पसंद है, कार्तिका ने मिस्टीरियसली कहा। इसमें सबसे अजीब बात क्या है पता है? मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या क्या बनाया। बड़ी माँ की जितनी बातें मुझे पता थी उन्हीं से मिलाकर मैंने इतनी सारी चीजें बिल्कुल यूं ही बना दी। आराध्या खाने की खुशबू से ही समझ चुकी थी कि खाना कितना अच्छा होने वाला है। आखिर वह भी तो स्तुति की ही बहू थी। उसे भी पता था स्तुति कैसी है। उन्हें खाने में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं थी। अन्न भगवान की एक अनमोल देने है, जिसका अनादर करना या ठीक से ना बनाना भगवान को अपमानित करने जैसा होता है। कार्तिका ने स्तुति की नकल करते हुए गंभीर होकर कहा। आराध्या धीरे से मुस्कुराई। स्तुति बिल्कुल ऐसी ही थी। आराध्या ने नोटिस किया कि कार्तिका जल्दी जल्दी खाना खा रही है। उसने कुछ नहीं कहा और खुद आराम आराम से खाना खाने लगी। जब तक आराध्या ने खाना खत्म नहीं कर लिया तब तक कार्तिका वहीं बैठी रही। आराध्या के उठने के बाद ही कार्तिका अपनी थाली लेकर उठी। उसने काफी अच्छा खाना बनाया था। कार्तिका अपने हाथ मुंह धोकर थाली ऐसे ही रखकर जाने लगी, क्योंकि थाली धोने के लिए नौकर थे। लेकिन वह ये देखकर हैरान हुई कि आराध्या अपनी थाली खुद धोने बैठ गई है। हे भगवान, बड़बड़ाते हुए कार्तिका ने भी अपनी थाली धोई और जबरदस्ती मुस्कुराकर इस बार किचन से बाहर आ ही गई। हो में पहुंचते पहुंचते कार्तिका के कानों में सबके हंसने की आवाजें पड़ने लगी। उन आवाजों के बीच एक जानी पहचानी आवाज भी थी, जिसे सुनकर कार्तिका की धड़कनें बढ़ने लगी थी। कार्तिका की चाल अब धीमी हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी नजरें हो के एक हिस्से से पूरे हो को देखने लगी थी। हो में सोफे पर एक लंबा लड़का बैठा था। उसने नौमा घर पर पहने जाने वाले कपड़े पहने थे।
कार्तिका उसके चेहरे नहीं देख पाई थी। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कहीं छिप जाए और वहीं से उस चेहरे को देखे। ये ख्याल कार्तिका को ठीक लगा। वह जैसे ही जाने वाली थी, स्तुति ने उसे रोक लिया। कार्तिका, तुम कहाँ जा रही हो? अपने छोटे देवर से मिलकर तो जाओ। अगर अस्मित ना आता तो अब तक तुम्हारी शादी हो जाती। खैर, अब जो होना था सो हो गया। कार्तिका ने गुस्से से अपने होंठ कस लिए। बड़ी सासू मैया, तुम्हें तो एक दिन अच्छे से बताएंगे, सोचते हुए उसने होठों पर जबरदस्ती एक बड़ी ही मुस्कुराहट सजाई। बड़ी माँ, मैं इसी तरफ आ रही थी, कहते हुए वह सबके सामने आकर बैठ गई। अब आप कैसी हैं कार्तिका? एक धीमी, मधुर आवाज ने उससे पूछा। कार्तिका की धड़कनें तेज हो गई। उसने नजरें घुमाकर उस सुंदर चेहरे को देखा जिसने उससे ये सवाल किया था। अधीर राठौर सच में काफी ज्यादा हैंडसम था। तीखी नाक, शार्प जॉलाइन, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, हल्के गुलाबी होठ और उसकी बच्चों जैसी मुस्कुराहट। इतना प्यारा चेहरा कैसे किसी को चोट पहुंचा सकता है? उसकी आंखों में जो प्योरिटी झलक रही थी उससे कार्तिका मदहोश सी होने लगी। उसके पास उस खूबसूरत लड़के को डिफाइन करने के लिए शब्द नहीं थे। सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज उसकी प्यारी आंखें थी, जिनमें कार्तिका को अपनी पूरी दुनिया घुमती सी नजर आ रही थी। अचानक किसी के गला साफ करने से कार्तिका होश में आई। उसे होश ही नहीं था कि अधीर को देखते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने जगह बना ली थी। स्तुति ताना मारते हुए बोली, पति के अलावा दूसरे मर्द को देखना पाप होता है। आप जानती नहीं है क्या कार्तिका? कार्तिका घबरा चुकी थी। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, बड़ी माँ, आप तो जानती ही हैं कि देवर जी और मैं इस शादी से खुश नहीं थे। ऐसे में वापस हमारे रिश्ते को पहले की तरह देखकर मुझे खुश हुई। बस। अब ये जवाब कार्तिका का पसोना हो गया था। अब तो कार्तिका को भी सब याद था, इसलिए बिना डरे वह बोली, आपको यकीन नहीं है तो बुआ जी और सासू माँ से आप सब पूछ सकते हैं। देवर जी तो बस अपनी माँ का कहा मान रहे थे। क्यों देवर जी? अधीर भी मुस्कुराया। उसने अपनी माँ को देखा। मृणाली खुद पर सबकी नजरें महसूस कर हड़बड़ा कर बोली, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे हम? स्तुति का मुंह बन गया। उन्हें तो लगा था कार्तिका और अधीर का चक्कर चल रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात चल रही है। इससे पहले वह कुछ कहती, कार्तिका की नजर आराध्या पर पड़ी। वह बिना ज्यादा सोचे समझे बोली, मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। सबका ध्यान कार्तिका की तरफ हुआ। क्या मैं आराध्या को गोद ले सकती हूँ? उसकी इस बात पर पूरा घर शांत हो गया। आराध्या खुद हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी कार्तिका को देख रही थी। होश में आने का बाद ध्रुव बोले, बड़ी बहू, आप मजाक कर रही हैं? कार्तिका ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नाराज होकर कहा, बड़े पापा, आपने सबको बता दिया। अभी मैं कुछ देर और सबको बेवकूफ बना लेती। कार्तिका के साथ मुद्रिता हंसते हुए बोली, आपने तो सच में डरा दिया। उनके साथ सब हंसने लगा, सिवाय स्तुति के। उन्हें यह मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन कार्तिका को इससे क्या ही फर्क पड़ता था। उसने उनका ध्यान हटाने के लिए ही तो ये सब कहा था और फाइनली उनका ध्यान हट भी चुका था। डेजर्ट का कहकर कार्तिका वहां से चली गई। किचन में आकर उसने जल्दी से डेजर्ट ट्रे में सजाकर बाहर आई कि उसका फोन बजने लगा। सामने आराध्या खड़ी थी तो उसने ट्रे पकड़ ली। बाबा का फोन है, तुम ये सबको दे सकती हो, मैं बात करके आती हूँ। आराध्या ने हामी भरी तो कार्तिका ट्रे से अपनी मिठाई की कटोरी लेकर चली गई। कुछ सीक्रेट बातें उसे अपने पापा से पूछने थी। काफी कुछ उसे पता चल चुका, अब पता ये करना था कि आखिर अस्मित को उसने धक्का दिया क्यों था। सिर्फ जबरदस्ती शादी करना किसी को मारने की वजह तो नहीं हो सकता, ऊपर से तब जब अस्मित जैसा लड़का सामने हो। कार्तिका ने काफी देर अपने बाबा से बात की। इसी बीच उसके नजर जब घड़ी पर पड़ी तो वक्त देकर कार्तिका ने नजरें फिराक ली। कमरे में इधर से उधर टहलते हुए कार्तिका सोफे पर टेढ़ी बैठते हुए टेबल पर रखी अपनी स्वीट्स खाने लगी। ठीक है बाबा, आप अब आराम कीजिए, रात भी बहुत हो गई, कहकर उसने कैल खत्म की। मिठाई का टुकड़ा कार्तिका ने मुंह में रखा ही था कि धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज हुई। कार्तिका ने सर उठाकर देखा तो एक लंबी परछाई कमरे में दाखिल हुई। अचानक कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। कार्तिका बर्फ सी जम चुकी थी। दिल की धड़कनें तेज होने के बजाय धीरे धीरे कम हो रही थी। कमरे में आई उस परछाई की नजरें भी सीधा जाकर कार्तिका के चेहरे पर रुकी। अस्मित राठौर, उसका पति, उसकी आंखों का सामने खड़ा था। टैल डार्क हैंडसम पर्सनालिटी, ब्लैक 3 पीस अमानी सूट पहने वह कार्तिका के सामने खड़ा था। अभी उसने ब्लैक शर्ट के बाहर ब्लैक हाफ कोट और हाथ में पकड़ा ब्लेजर। वह लंबा लड़का काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, डैशिंग लग रहा था। खासकर उसकी थकावट से भरी हरी आंखें बिल्कुल तीखे जहर की तरह थी। बिखरे काले बाल उसके डरावने ऑरा को छिपाने का काम कर रहे थे। अस्मित को एक परफेक्ट लड़का भी कहा जा सकता है जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
गुस्से से लाल तीखी नाक, हल्की बियर्ड के बीच सुर्ख लाल गुस्से में कसे पतले होठ और तीखी जुबान। अस्मित के कदम कार्तिका की तरफ बढ़ते लगे। सोफे पर बैठी कार्तिका तुरंत भागने की सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अस्मित के होठों पर आई हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट पर आकर रुक गई। अस्मित की तारीफ में अब शब्द ही खत्म हो चुके थे। उसकी हर एक अदा हद से ज्यादा एलिगेंस से भरी हुई थी। कार्तिका की तरफ बढ़ते बढ़ते अस्मित ने अपना कोट बिस्तर पर फेंका। टाई निकालकर हाफ कोट उतारते हुए उसने जेब से फोन निकालकर बिस्तर पर फेंका और अपनी शर्ट उतारते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से कार्तिका होश में आई। उसका दिल जोर अपनी धड़कनें खो रहा था। वह अचानक 180 की स्पीड से दौड़ने लगा। लड़खड़ाते कदमों से उठते हुए कार्तिका ने मुंह में रखा मिठाई का टुकड़ा किसी तरह निगला और दीवार का सहारा लेते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर कुछ भारी चीजें दरवाजे के पास लगा दी। खिड़की दरवाजे सब बंद कर कार्तिका बिस्तर के पास जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। अस्मित यहाँ है ही नहीं, वह कैसे सामने आ सकता है? मैंने जरूर गलत देखा होगा। कार्तिका तुझे वहम भी तो होते रहता है। हाँ शायद यही होगा। कार्तिका तू कहते कहते कार्तिका रोने लगी। 45 कार्तिका रो रही थी। कुछ देर आंसू बहाने के बाद उसे वह वक्त याद आया जब अस्मित पहाड़ से नीचे गहरी खाई में गिर रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में मरने का डर बिल्कुल भी नहीं था। ये ख्याल आते ही कार्तिका का रोना एकदम से बंद हो गया। कार्तिका तूने उसे मारा है, उसने तुझे नहीं तो तुम इस तरह रो क्यों रही है? कुछ तो वजह होगी ही, वरना कोई नॉर्मल लड़की अपने पति को क्यों मारेगी? दिमाग दौड़ाते हुए कार्तिका उठकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसे सब कुछ याद भी तो नहीं आ रहा था जिससे वह सब कुछ पता कर सके। और अब ना ही उसके पास वक्त था क्योंकि अस्मित वापस आ चुका था। कार्तिका ने दरवाजा खोलकर चारों तरफ नजरें घुमाई, वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से हो की तरफ भागी। उसके कदम इतने तेज ये कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही वह जमीन पर गिर पड़ेगी। कार्तिका को जैसे ही हो में बैठे लोग दिखने लगे उसके दिल में बैठा डर कम होने लगा था। उसे खुशी होने लगी थी कि कम से कम परिवार वालों के सामने तो वह उसे कुछ नहीं करेगा। कार्तिका सीढ़ियों पर पैर रखने ही वाली थी कि किसी ने उसे पीछे खींच लिया। कमर पर एक ठंडे एहसास के साथ उसकी नजरों के सामने वही कातिलाना नजरें थी जिनसे वह अब तक डरकर भाग रही थी। कार्तिका का शरीर कांपने लगा था। आज उसका डर उसके सामने खड़ा था। अस्मित सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन था। लग भी नहीं रहा था कि वह देहरादून का मामूली सा लफंगा है जिसने जबरदस्ती कार्तिका से शादी की थी। कार्तिका को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर अस्मित के होठों पर एक एव स्माइल बिखर गई। सो योर आइज़, मुझे भूल तो नहीं गई तुम? इन शब्दों के साथ यह आवाज काफी जानी पहचानी लग रही थी। कार्तिका के दिमाग पर असर पड़ा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कार्तिका की बंद आंखों के सामने से कुछ तस्वीरें होकर गुजरी। उसने आंखें खोलकर नजरें उठाकर अस्मित की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरा। अस्मित बिल्कुल शांत खड़ा था। लग ही नहीं रहा था कि कार्तिका ने उसे मारने की कोशिश की है या कुछ और। बिल्कुल नॉर्मली, लेकिन अपने हैंडसम चेहरे पर झलक रहे गुस्से को वह छिपा नहीं सकता था। यू ऑल्सो राइजेस, कहीं तुम तो मुझे भूल नहीं गए? कार्तिका की आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ कुछ अलग ही भाव आ चुके थे। वहीं कार्तिका के मुंह से ये सुनकर अस्मित के होठों पर एक कैफी स्माइल आ गई जो अगले ही पल गुस्से में बदल गई। कार्तिका का हाथ मोड़कर उसकी कमरे से लगाते हुए अस्मित गुस्से से बोला, कार्तिका मिश्रा, तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है ना? कार्तिका अपने हाथ में हो रहे दर्द से होश में आई। उसने अभी अभी जो भी कहा था कि तभी उसके होठों पर फिर से वही तिरछी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली। शादी के पहले दिन मेरे एक्सीडेंट में तुम्हारा सी हाथ था। मेरा कोमा में जाना भी तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद भी तुम क्या सोचते हो? मुझे किस बात का पछतावा होना चाहिए? ये सुनकर अस्मित ने उसे अपने और करीब कर लिया। उसके होठों पर अभी भी वह डरावनी मुस्कुराहट बरकरार थी। अस्मित ने दूसरे हाथ से कार्तिका के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। तभी उसकी नज़र कार्तिका के गले में लटक रहे मंगलसूत्र पर पड़ी। ओह, मैं तो भूल ही गया था, आप तो हमारी धर्मपत्नी बन चुकी हैं। कार्तिका का दिल बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसके पर जरा सी सिकन भी नहीं थी। उसकी नजरें बेखौफ थी। अस्मित उसकी इसी अदा पर तो मरता था। कितनी भी दिक्कत हो कार्तिका के जिंदगी में जैसे डर हो ही ना, वह हर चीज के लिए तैयार रहती थी। बीवी जी, अब कुछ मजा आएगा आपको तड़पाने में, वरना हम तो सोच रहे थे कहीं आप हमारे पैरों में ना गिर जाएं। इन योर ड्रीम्स, दांत पीसते हुए कार्तिका ने कहा। अस्मित ने एक आईब्राव उठाकर उसे देखा और पलक झपकते ही कार्तिका को अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। तभी कुछ गिरना की आवाज से अस्मित होश में आया। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और यह भी समझ चुका था कि उन्हें कोई देख रहा है। सबके सामने वह कार्तिका की हरकतें नहीं बता सकता था।
वरपा उसके बारे में भी छानबीन होती, जो अभी तो वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए कार्तिका की गर्दन को मन मारकर छोड़ते हुए उसने उसे कसकर गले लगा लिया। कार्तिका की आंखों में पानी आ चुका था। वह समझ रही अस्मित उसके गले की नस को निशाना बना रहा था, जिससे वह जस्ट कुछ ही सेकंड्स में आराम से मर जाती और सबको लगता कि अस्मित ने गलती से उसे काटा और वह मर गई। कार्तिका, तुझे क्या हो रहा है? तू इतनी तीखी जुबान कैसे बोलने लगी? ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिका की आत्मा वापस आ गई हो। खुद में सोचते हुए कार्तिका को अस्मित का गर्म शरीर अपने पास महसूस हो रहा था। कार्तिका की धड़कने खुद कार्तिका के साथ अस्मित भी साफ सुनाई सकता था। उन धड़कनों में अभी कोई भी बदलाव नहीं था। अस्मित का आंखों के सामने होना कार्तिका के लिए जैसे मायने ही ना करता हो। वहीं हो में विविध आवाज सुनकर वापस आए। सामने मृणाली खड़ी थी, जिनकी नजरें एकटक ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, और उनके पैरों के पास कांच का ग्लास टूटकर बिखरा पड़ा था। विविध आगे आए तब जाकर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ी कार्तिका दिखी, जिससे एक लड़का चिपकाकर खड़ा था। उसने कार्तिका को काफी इंटीमेटली पकड़ा हुआ था। उनके बीच से हवा जाने तक की जगह नहीं बची थी। धीरे धीरे अपने अपने कमरे में जा चुके सभी लोग वापस हो में आ चुके थे। सबकी नजरें ऊपर खड़ी कार्तिका पर थी। मुद्रिता मृणाली के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में बोली, दीदी समधी जी आए हैं क्या? कार्तिका किसके पास खड़ी है? कौन है वो? किसी को समझ नहीं आ रहा था उनकी आंखों का सामने दिख रहा दृश्य क्या है। स्तुति ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, च 46। स्तुति की आवाज सुनकर कार्तिका अस्मित को धक्का देना चाहती थी, लेकिन अस्मित की पकड़ काफी ज्यादा बुरी तरह कसी हुई थी। ऊपर से उसकी शर्ट के बटन्स भी खुले हुए थे। साफ था स्तुति गलत सोच रही है। कार्तिका ने नीचे देखा तो वहां सब खड़े थे, हैरानी के साथ साथ चेहरे पर 12 बजे हुए थे। आप सब गलत समझ रहे हैं। ये वो नहीं है। ये उसकी बात बीच में काटते हुए अस्मित जानबूझकर कार्तिका के शरीर से बिल्कुल चिपक गया। अपना चेहरा उसके बालों में छिपाने की कोशिश करने लगा। बेबी, डिडंट यू से दैट आज से हम साथ रहेंगे? उसने काफी सेडक्टिवली कहा, जिससे किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वहीं कार्तिका कितनी भी कोशिश कर ले वह खुद को छुड़ा ही नहीं सकती थी। अस्मित राठौर, मैंने तुम्हें खाई में फेंका, बदले में तुमने मुझे ब्रिज से नीचे फेंका। इसके बाद भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू तो तुम गलत हो, उसने दांत पिसते हुए कहा। अस्मित ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसने अपना चेहरा सबको दिखाया। अचानक कार्तिका को कुछ बदलाव महसूस हुए। वह कुछ समझ पाती उससे पहले उसने अस्मित की पकड़ को बड़ी ही आराम से अपने शरीर के ऊपर से हटा चुकी थी। उसकी ताकत कुछ ज्यादा ही थी। सासू माँ, आप तो इसे पहचानती ही हैं, और बड़ी माँ, आप अपनी गंदी सोच पर जरा लगाम लगाए। एक करारा जवाब देकर कार्तिका ने गुस्से से एक नजर अस्मित को देखा और पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के साथ सभी होश में आए। उनकी आंखों के सामने अस्मित राठौर खड़ा था। वहीं स्तुति हैरान थी कि कार्तिका जैसी आज्ञाकारी लड़की ने उनसे बदतमीजी की कैसे। लेकिन अस्मित को देखकर उनके दिमाग से ये सब निकल गया। अस्मित भी एक नजर पूरे हो में घुमाकर बिना एक शब्द कहे वहां से अपने कमरे में चला गया। मुद्रिता भी हैरान थी। अस्मित वापस आ चुका था, उन्हें तो पता ही नहीं था। सभी अपने अपने कमरे में चले तो गए थे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आने वाली थी। सबको झटका ही ऐसा लगा था। अधीर ने भी अपने भाई को दोबारा आंखों का सामने देखा था। यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। किसी का खाई में गिरने के बाद जिंदा बचना, यही बहुत बड़ी बात थी। पैसा कमाना तो दूर की बात। वहीं अपने कमरे में आकर कार्तिका दरवाजा से टिककर जमीन पर बैठी थी। अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब उसने देखा तो, लेकिन कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हुआ। समझा काफी मुश्किल था। तभी कार्तिका का सर चकराने लगा। दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते का बाद इस बार जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को किसी पेड़ पर बैठा पाया। गले में दूरबीन को कसकर पकड़ते हुए कार्तिका गिरते गिरते बची। अचानक फिर से उसका सर दर्द करने लगा और इस बार आंखें खोलने पर उसने खुद को अपने उसी कमरा में पाया जहां वह कुछ दिनों से रह रही थी। उसकी अंगुलियों के बीच एक पेन थी और सामने रखे सफेद पेज पर कुछ लिखा हुआ था। स्लम गर्ल दैट्स मी, कार्तिका मिश्रा। ये देखकर कार्तिका के हाथ से वह सफेद कागज जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड्स लगे कार्तिका को सब समझने में। उसने दोबारा उस कागज को उठाया। इस बार वह सफेद पन्ना बिल्कुल खाली था। कहीं कार्तिका मिश्रा सच में तो जिंदा नहीं है? होगी भी तो कहाँ, और है तो उसे वापस यहाँ इस अस्मित के सामने होना चाहिए ताकि मुझे बचा सके, वरना पता नहीं कब मेरी जान निकल जाए। एक तो पहले ही इतना बड़ा कांड करके यहाँ से दफा हो चुकी है। अपनी बात कहते कहते उसने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। चारों तरफ देखने पर उसे बालकनी के बाहर किसी की परछाई सी दिखी। वह एकदम से घबरा गई। अस्मित, मुझे डराने की सोचना भी मत, मैं जानती हूँ ये तुम हो।
अस्मित, मैं बता रही हूँ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कांपती आवाज में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हुए कार्तिका ने कहा। कांपते हुए उसने पास में रखा वाज धीरे से उठा और बालकनी की तरफ बढ़ी। बालकनी का दरवाजा खुलते ही जोर की आवाज हुई जिससे कार्तिका डरकर चिल्ला पड़ी। कार्तिका जी, चुप हो जाए। ये आवाज सुनकर कार्तिका तुरंत चुप हो गई। चारों तरफ नजरें फिराते हुए उसे बालकनी की रेलिंग के पास हिल रहा एक हाथ दिखा। कार्तिका डरते हुए आगे बढ़ी। रेलिंग के पास उसे अधीर खड़ा दिखा, जो शायद सीढ़ियों की मदद से सेकंड फ्लोर की इस बालकनी तक पहुंचा था। कार्तिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वह जिसे मासूम समझ रही है वो लड़का ऐसी हरकत करेगा, वह भी तब जब अस्मित अभी ही घर वापस आया है। ये ख्याल आते ही कार्तिका को याद आया कि अस्मित घर पर है और उसकी बालकनी से राठौर हवेली के सेकंड फ्लोर पर बने सभी रूम्स की बालकनी साफ दिखाई और शायद सुनाई भी देता था। अधीर, तुम इस वक्त यहाँ ऐसे क्यों हो? बड़ी माँ पहले ही गलत सोचती हैं, अगर उन्हें पता चला कि तुम इस तरह यहाँ आए हो तो वह मुझे इस घर में रहने लायक नहीं छोड़ेगी, उसने जल्दी से कहा। अधीर ऊपर आने लगा तो उसकी सीढ़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा जिससे वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। कार्तिका, माँ कह रही थी कि आपके साथ भाई अच्छे नहीं है। आप हमें सब बता सकती हैं। अगर कुछ गलत होगा तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। सब इतनी रात को हमें आपसे मिलते हुए देखेंगे तो गलत ही सोचेंगे, इसलिए हमने ये सोचा। खैर, पहला आप हमारे सवालों का जवाब दें। बुआ ने ये सब कहा। लेकिन क्यों? कार्तिका बड़बड़ाई। जितना उसे याद आया था उस हिसाब से वह इतना तो जानती थी कि अस्मित के सामने कोई भी जीत नहीं सकता था। फिर वह अधीर को सच बताए या नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। अस्मित किसी भी कीमत पर जो करना चाहता है वह होकर रहेगा। ये सब सोचते हुए कार्तिका अधीर से बोली, अधीर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस अस्मित शादी वाले दिन के बाद सीधे आज वापस आया तो हमारा अभी ही झगड़ा हो गया, और प्लीज आगे से ये सब मत करना। तुम जानते हो अस्मित कितना गुस्सा करता है। वह तो ये भी भूल जाएगा कि तुम उसके भाई हो। आखिरी लाइन उसने काफी धीमी आवाज में कही, जिसे अधीर सुन ना सके। अधीर भी जानता था अस्मित किसी का सगा नहीं है। वह इस घर में सबसे ज्यादा किसी को मानता है तो वह है ध्रुव राठौर। इतनी सारी बुरी आदतें होने के बाद भी पता नहीं क्यों अस्मित उन्हें ही सबसे ज्यादा मानता था। और अभी भी वह बस ध्रुव के कांटेक्ट में था। माँ पापा से पता नहीं किस बात का झगड़ा था। एक बार उनकी तरफ देखता भी नहीं था अस्मित। जब 47 अस्मित का अपने माँ पापा से पता नहीं किस बात का झगड़ा था। वह एक बार उनकी तरफ देखता भी नहीं था। अचानक कुछ गिरने की आवाज से कार्तिका होश में आई। चारों तरफ नजरें फिराते हुए वह घबराते हुए अधीर से बोली, अधीर, तुम जाओ। जिस तरह तुम यहाँ हो कोई भी गलत ही समझेगा। क्या सोचकर यह किया तुमने? अभी जाओ यहाँ से, हमारी शादी सिर्फ परिवार की जबरदस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कहकर वह तेज कदमों से वापस कमरे की तरफ जाने लगी। भगवान, बड़बड़ाते हुए कार्तिका दरवाजे से बस कुछ ही कदम दूर थी कि उसके सामने अचानक कोई ऊपर से गिरा। कार्तिका जोर से चिल्लाते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। हैरानी से अपने सामने अच्छे खासे इंसान को उसने खड़ा पाया। इकलौती काली शर्ट के खुले बटन्स, काले पैंट्स पहने उस लड़के का खुला शरीर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। अस्मित नंगे पांव ऊपर से कार्तिका के फ्लोर पर कूदा था। कार्तिका को देखते हुए उसकी आंखों एक शैतानी चमक थी। उसने सर टेढ़ा कर कार्तिका के पीछे रेलिंग के पास दिख रहे अधीर के सर को देखा। अधीर की नजरें जैसे ही अस्मित से टकराई उसका बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले वह सीधा नीचे गिरता उसने खुद को संभाल कर लिया। अस्मित एक एव स्माइल के साथ कार्तिका की तरफ नजरें फिराते हुए बोला, बीवी जी, कैन यू रिमेंबर मी? लेट मी गेस, तुम भूल चुकी हो कि तुम किसी से शादी कर चुकी हो। कहते कहते उसने गुस्से से कार्तिका का हाथ मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया। कार्तिका की पीठ अस्मित के सीने पर लगी थी। वह अच्छे से उस खुशबू को सूंघ सकती थी जिसे वह कुछ सालों पहले पीछे छोड़ आई थी। शायद असली कार्तिका ने कभी यह इमेजिन भी नहीं किया होगा कि अस्मित राठौर उस खाई में गिरने के बाद भी जिंदा उसके सामने खड़ा हो जाएगा। कार्तिका मिश्रा, भगवान करे तू ही इस शैतान को ठिकाने लगाने वापस आ जाए। मैं तुझसे ही मुझे मारने वाले लोगों को भी मरवा दूंगी। मन ही मन कहते हुए कार्तिका ने छूटने की कोशिश की तो अस्मित की पकड़ उस पर कस गई। कार्तिका को ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही उसकी कलाई टूट जाएगी। अस्मित कार्तिका का चेहरा ऊपर उठाकर अधीर की शक्ल दिखाते हुए बोला, डार्लिंग, जरा बताना, मेरा छोटा भाई इस वक्त यहाँ, वह भी बालकनी पर, क्या कर रहा है? वो बस ऐसे ही बात करने आया था, कार्तिका ने अपना डर छिपाते हुए कहा। उसकी धड़कनें तेज होने का बजाय धीमी पड़ने लगी थी। पता नहीं क्यों अस्मित के करीब आने से उसकी धड़कनें इतनी नमी हो जाती थी कि वह खुद उन्हें महसूस ही नहीं कर पाती थी। वहीं अधीर भी समझ चुका था कि कुछ गलत होने वाला है। वह ऊपर आना चाहता था लेकिन सीढ़ी इतनी लंबी नहीं थी। बालक तक भी वह बड़ी मुश्किल से पहुंचा था। अस्मित, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस कार्तिका से बात करने आया था।
अस्मित बिना उसकी तरफ देखे बोला, अधीर तुम जाओ। कोई देख लेगा तो मेरी तरह गलत ही समझेगा। अधीर की नजरें भी कार्तिका पर ही थी। देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अस्मित ने कार्तिका का हाथ मरोड़ रखा है। कार्तिका भी समझ रही थी कि अस्मित गुस्से में कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने अधीर को जाने को कहा। अस्मित मुस्कुराया। उसकी हंसी समझने वाले को काफी कुछ बता सकती थी। अधीर काफी कुछ कहना चाहता था लेकिन बिना कहे ही उसे जाना पड़ा। अस्मित से कुछ कहना मतलब जबान लड़ाने के बराबर था, और अपने से बड़ों से जबान लड़ाना मतलब बदतमीजी, जिसकी सजा थोड़ी बुरी होती थी। अधीर के जाने के बाद अस्मित कार्तिका के साथ धीरे धीरे बढ़ते हुए रेलिंग के पास जाने लगा। कार्तिका के दिमाग ने उसे बता दिया कि अस्मित क्या करने वाला है, लेकिन कार्तिका के लिए इस चीज पर यकीन थोड़ा मुश्किल था। वहीं अधीर नीचे देख रहा था, अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह मुश्किल से 2-3 सीढ़ियां उतरा ही था कि अचानक सीढ़ी गिरने लगी। अधीर सीधा सेकंड फ्लोर से नीचे गिर चुका था। राठौर हवेली साउंड प्रूफ थी और आधी रात को भले सब सोए नहीं थे लेकिन दरवाजे बंद करके अपने कमरे में बैठे थे, जिससे अधीर का चीखना किसी के भी कानों तक नहीं पहुंचा। वहीं कार्तिका गुस्से से अपने कमरे में आई। अस्मित, तुम्हें उसे गिराने की जरूरत नहीं थी, वह भाई है तुम्हारा। अस्मित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कार्तिका के बिस्तर पर कूदते हुए लेट गया। उसकी नजरें कार्तिका के चेहरे पर थी। कार्तिका चुप हो गई। उसे अपनी सिचुएशन याद आई। कार्तिका की आंखों के सामने वह आदमी था जिसे उसने मारा था। ये बात उसे हमेशा याद रखनी होगी। अस्मित उसे घूर रहा था और कार्तिका उसे, दोनों ने पलकें भी नहीं झपकाए। कार्तिका मिश्रा, चलो तुम्हें याद तो है तुमने क्या किया था? अस्मित खुद से बातें कर रहा था। कार्तिका भी सोच रही थी कि अस्मित आगे क्या करने वाला है। कायदे से उसे बंदूक निकालनी चाहिए और सीधा कार्तिका के माथे पर निशाना लगाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जरूर वह कुछ और सोच रहा है। कार्तिका, तू भूल कैसे सकती है? वह पहले ही तेज एक्सीडेंट करवा चुका है। उस दिन कार चलाते हुए जो सड़क पर खड़ा था शाह अस्मित ही तो था। शायद तब कार्तिका मिश्रा की मौत हो गई होगी और मुझे ये शरीर मिला। मतलब अब मुझे इस लड़के के लिए बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को तसल्ली देते हुए उसने ये सब कहा, जो शायद सच भी था। वहीं अस्मित को कार्तिका कुछ अलग ही फीलिंग दे रही थी। वह पहले जैसी फी उसे आ ही नहीं थी। जब से कार्तिका उसे दिखी थी उसे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि ये लड़की वो है जो उसे मरते हुए देखकर खुशहाल रही थी। क्या ही फर्क पड़ता है? उसे अच्छे से याद है उसने क्या किया है। एक बड़ी मौत और सब खत्म, अस्मित ने सोचा। जब 48 अस्मित को कार्तिका से वह स्ट्रॉन्ग अरोमा फी ही नहीं हो रहा था जो कभी हुआ करता था। मतलब वो टक्कर वाली फी ही नहीं आ रही थी। वह बाप के पैसों का घमंड, चेहरे पर गुस्सा उसे दिख ही नहीं रहा था। अचानक दरवाजे पर आवाज होने से दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। कार्तिका आगे बढ़ी। अस्मित ने फिर से उसका हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या? कार्तिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अस्मित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसी तरह उसका हाथ कसकर मरोड़कर खड़ा रहा। 3 बार दरवाजा खटखटाया गया और फिर सब शांत हो गया। तुम ये ज्यादा कर रहे हो अस्मित, कार्तिका ने किसी तरह कहा। जवाब में अस्मित की पकड़ कस गई। उसने कार्तिका को अपने सामने धक्का दिया। कार्तिका मिश्रा, तुम क्या सुनना चाहती हो? मैंने तुमसे शादी की तो बदले में तुमने मेरी जान ले ली और इस तरह हमारे बीच सब बराबर हो गया। भूलो मत, उस शादी में तुम्हारी भी मंजूरी थी। हाँ क्यों नहीं? बाबा पर गन रखकर बात करोगे तो मुझे मंजूरी देनी ही होगी। और हाँ, ये 3 साल जो तुमने कोमा में रहने का बहाना बनाया है ना, मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम गली के आवारा गुंडे, उस छोटी सी खाई में गिरने से तुम्हारे जैसे लड़के के सिर्फ हाथ पैर टूटते मरने जैसा वहां कुछ था ही नहीं। ये सुनकर अस्मित के होठों पर एक एव स्माइल उभर आई। कार्तिका खुद हैरान थी कि ये शब्द उसके मुंह से निकल कैसे रहे हैं, जबकि वह ये सब कहना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और अस्मित की उस शैतानी मुस्कुराहट ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। बीवी जी, आप तो बड़ी समझदार निकली। चलें सीधी बात करते हैं। कहते हुए उसने अपनी कमर में रखी गन निकलकर सामने रख दी। कार्तिका अंदर ही अंदर अपना गला दबाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन चेहरे पर उसने जरा भी बदलाव नहीं आने दिया। वह बेफ्रिक होकर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अस्मित उसे देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट काफी क्रीपी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी साइको किलर के सामने बैठी हो जो मुस्कुराते हुए अपने शिकार के साथ खेलना चाहता हो। आप जानती है कार्तिका जी, हम आपको कितना पसंद करते थे। उसने पसंद और थे शब्द पर जोर देते हुए कहा। वह मनहूस दिन कैसे भूल सकते हैं जब हम वापस देहरादून आकर इस गुंडे से टकराए थे। कार्तिका खुद में बड़बड़ाई। अच्छी बात है, भूलना भी नहीं चाहिए, अस्मित ने कहा। उसने कार्तिका की बात सुन ली थी। कार्तिका ने जबरदस्ती मुस्कुराकर अस्मित की तरफ देखा। हमें सबसे ज्यादा पसंद आपका ये चेहरा था।
लेकिन अफसोस आपने हमारे साथ जो हरकत की थी उससे हमारा दिल इतने टुकड़ों में टूटा कि अब हमारे पास आपके लिए नफरत और सजा के अलावा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, हम आपको सीधा मारना नहीं चाहते, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। धीरे धीरे आपकी सभी प्यारी चीजों को आपसे दूर, बहुत दूर भेज देंगे। फिर आपको तिल तिल मरेंगे। कैसी लगी हमारी सोच? कार्तिका को अस्मित से बिल्कुल साइकोपैथ वाली वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही अस्मित टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर उसके सर पर मारेगा, जिसे वह बेहोश हो जाएगी और फिर वह मारी जाएगी। नॉर्मली एक्ट करते हुए कार्तिका ने डर से सूख चुके अपने गले को तर किया। उसका दिमाग उसे उसकी मौत की हर एक इमेजिनेशन के एक एक चक्कर लगवा रहा था। अस्मित बिस्तर पर ऊपर की तरफ सरकते हुए बोला, कार्तिका जी, आपको घर में कैद करके रखना ये हमारी सोच नहीं है। हम चाहते हैं हर एक शख्स को मरते हुए आप अपनी इन्हीं आंखों से देखें। कहकर उसने ब्लैंकेट लिया और सो गया। कार्तिका धीमे कदमों से उठकर बालकनी की तरफ देखने लगी। वह बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि शैतान सामने बिस्तर पर पड़ा था। वह कुछ भी कर सकता था। अगर उसे कार्तिका की यह बात बुरी लग गई तो बिस्तर के सामने रखी उस बंदूक से कार्तिका के सर में एक लोहे की हड्डी के लिए भी जगह बन जाएगी। यहीं सो जाती हूँ, ठंडा भी नहीं हो रहा है, खुद से कहते हुए कार्तिका वहीं सोफे पर लेट गई। उसकी नज़र बिल्कुल सीधे सोए अस्मित पर थी। तभी अस्मित हिला, कार्तिका तुरंत बिस्तर पर उठ बैठी। कुछ देर बाद भी जब अस्मित ने कुछ नहीं किया तो कार्तिका समझ गई कि यह सब उसे डराने के लिए किया जा रहा है। अस्मित जानबूझकर हिल रहा है। गुस्से में सोफे पर रखा ब्लैंकेट उठाकर ओढ़ते हुए कुड़ रही थी। ब्लैंकेट से सिर्फ अपनी आंखें निकालकर उसने अस्मित को देखा। कमरा बड़ा था, जिससे वहां काफी सारा खाली स्पेस था। उनमें से बस एक चीज थी जो दूर होने के बाद भी बिल्कुल साफ थी। कार्तिका अस्मित को लगातार देख रही थी। उसकी जॉलाइन, तीखी नाक, हल्के गुलाबी होठ, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि गुस्से में वह अस्मित की खूबसूरती निहार रही है। और जब होश आया तब तुरंत उसने अपनी नजरें फेर ली। कार्तिका की नजरें हटने पर अस्मित ने अपनी आंखें खोल कर ली। वह कार्तिका के साथ होने पर सोने की गलती कैसे कर सकता था? कहीं कार्तिका ही ना उसे मार ना दे। किसी को पता भी नहीं है कि वह अभी यहाँ कार्तिका के कमरे में है। देखा भी तो अधीर ने, जो कभी भी उसकी तरफ से नहीं बोलेगा। अपने डर और सोच के चलते ना कार्तिका सोई ना ही अधीर। लगभग रात के 3 बजे कार्तिका की आंखें पलकें हद से ज्यादा नींद से भर गई। आखिरकार वह सो गई। अस्मित का भी कुछ यही हाल था, वह भी सो चुका था। अगली सुबह कार्तिका की नींद धीरे धीरे टूटने लगी। अचानक उसके सपनों में गन का साथ अस्मित का चेहरा आया, जिससे कार्तिका एकदम से उठ गई। कमरे में चारों तरफ नजरें फिराने पर उसे बिस्तर पर सोया अस्मित दिखा, जिसे देखकर उसने चैन की सांस ली। टाइम देखा तो सुबह ने 9 बज रहे थे। धीरे से अपने सर मारते हुए कार्तिका धीमे कदमों से वॉशरूम में घुस गई। नहाने के बाद तैयार होकर कार्तिका नीचे हो में आई तो वहां कोई नहीं था। पास से नौकर गुजर रहा था तो कार्तिका ने उससे पूछा। नौकर बोला, बहुरानी, कल रात छोटे मालिक अपने कमरे की बालकनी से नीचे गिर गए, इसलिए सब HOSPITA गए हैं। रात को आपको बताने भी आए थे, लेकिन आप सो चुकी थी तो मालकिन ने आपको जगाने से मना कर दिया। 49 अभी कौन से हॉस्पिटल? कार्तिका ने सवाल किया। सामने खड़े उस नौकर का नाम अभिराज था। कोई उसे नाम से बुलाता तो कोई अभी कहता। कार्तिका के पूछने पर अभी ने जवाब दिया, GU जो सबसे बड़ा HOSPITA है ना, वहीं छोटे मालिक के साथ सब वहीं गए हैं। जी ठीक है, कार्तिका ने जवाब दिया। बड़ी बहू मालकिन ने कहा है आपको खाना खिला दें, अभी ने कहा। कार्तिका उसके साथ किचन में चली गई। खाना खाने के बाद उसने अभी से अस्मित के बारे में पता करने की कोशिश की। कुछ खास पता ना चलने पर उसने HOSPITA जाने का फैसला किया। सुबह 11 बजे के आसपास कार्तिका देहरादून के सबसे अच्छे और बड़े HOSPITA के सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने कार्तिका के लिए दरवाजा खोला। बाहर आने के बाद जो नज़ारा कार्तिका को दिखा, उसे देखकर उसे खुद यकीन नहीं हुआ। ये हॉस्पिटल है? उसने हैरानी से ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर सर हिलाकर बोला, जी बड़ी बहू, आप कुछ देर इंतजार करें, हम गाड़ी लगाकर आते हैं। कार्तिका ने हाँ में सर हिलाकर वापस अपने सामने खड़ी उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा, जो कहीं से भी HOSPITA जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 7 स्टार होटल की बिल्डिंग सामने खड़ी हो। मैक्स HOSPITA सोचा नहीं था देहरादून भी इतना ज्यादा विकसित होगा। पहाड़ों में होने का एहसास हो ही नहीं रहा है। मुझे तो लगा था उत्तराखंड में लोग पहाड़ के ऊपर किसी तरह घर बनाकर रहते होंगे, लेकिन ये तो पूरी तरह से अलग है। बड़ी बहू चलिए, ड्राइवर ने कहा। कार्तिका होश में आई। वह दोनों अंदर गए। अंदर जाकर कार्तिका का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। ड्राइवर भी कार्तिका को नोटिस कर रहा था। कार्तिका चोर नजरों से सब कुछ देख रही थी। बाहर से HOSPITA जितना जितना आलीशान लग रहा था, अंदर था बिल्कुल वैसा ही था। अलग अलग फ्लो पर अलग अलग फैसिलिटीज थी।
लिफ्ट से कार्तिका वीआईपी वार्ड के पास पहुंची। राठौर परिवार धनवान था, इसलिए उन्हें पैसे की कोई फिक्र नहीं थी। घर के बड़े बेटे यानी ध्रुव राठौर को छोड़कर किसी को भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। वार्ड के बाहर वाले कॉरिडोर में काफी लोग जमा थे। सबकी नजरें वार्ड के बाहर रखे बेंच पर बैठे राठौर परिवार पर थी। सबके पास बातें करने के लिए अलग अलग चीजें थी, जैसे घर के बड़े बेटे और छोटे बेटे के कपड़ों का कंपैरिजन करना। जाहिर सी बात थी, ध्रुव, स्तुति और आराध्या 9 में थे, और बाकी के 4 शख्स गहनों के साथ साथ कपड़ों से भी रईस झलक रहे थे। स्तुति को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही आराध्या को लेकर ध्रुव को इन बातों से काफी फर्क पड़ रहा था। आखिर उन्हीं की वजह से तो आज ये लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे। भले ही स्तुति तीखी जबान की हो, लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा खड़ी रहती थी। जब पैसे डूबे थे तब उन्होंने ध्रुव को संभाला भी था और डांटा भी। गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ध्रुव अपने किए पर शर्मिंदा थे, इसलिए स्तुति ने उन्हें माफ कर दिया। घर की बड़ी बहू होने के नाते स्तुति को काफी कुछ संभालना था, जिसमें से एक जिम्मेदारी अस्मित की भी थी। अस्मित 7 महीने में ही पैदा हो गया था। मुद्रिता खुद भी इस बीच काफी तकलीफ में थी। कम से कम 2 महीने HOSPITA में रहने के लिए डॉक्टर्स ने कहा था। तब अस्मित की HOSPITA और घर दोनों जगह स्तुति ने ही देखभाल की थी। वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। सब ठीक चल रहा था। अस्मित के होने के 6 महीने बाद स्तुति के बेटे अरांश ने जन्म लिया, और 9 महीने बाद अधीर ने। अचानक किसी आवाज से सबका ध्यान ऑपरेशन थिएटर की तरफ हुआ। दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। पेशेंट अब ठीक है, आप में से कोई मुझसे कैबिन में आकर मिलें, कहकर वह वहां से चले गए। ये सुनकर मृणाली जी की जान में जान आई। रौनक जी ने अपनी पत्नी को संभाला। सब ठीक है, हमारा बेटा ठीक है। सबने एक दूसरे को तसल्ली दी। ध्रुव डॉक्टर के कैबिन की तरफ चले गए। रास्ते में उन्हें कार्तिका दिखी। कार्तिका बोली, बड़े पापा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। कार्तिका भी उनके साथ चली गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर अधीर को कितनी चोट लगी है। क्या अधीर को याद होगा कि किस तरह कल अस्मित ने उसे दूसरी मंजिल से धक्का दिया। उसका दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था, इतनी जोर से कि कार्तिका खुद इसे सुन सकती थी। कैबिन का दरवाजा खुलने पर डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। लगभग 15-20 मिनट बाद कार्तिका कैबिन से बाहर निकली। उसके चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन थे। ध्रुव भी हैरान लग रहे थे। बड़ी बहू, हमें लगता है ये सब बातें घर चलकर डिस्कस करनी चाहिए। अभी सब पहले से परेशान हैं। ये सब जानकर पता नहीं जीजी का क्या हाल होगा, ध्रुव ने कहा। कार्तिका ने हाँ में सर हिला दिया। वह उनके साथ चल रही थी। अचानक उसे बिल्कुल ठंडी हवा छूकर निकली। ऐसा लगा जैसे कुछ है जो कार्तिका को याद आ रहा है। बड़े पापा, अरांश कैसा है? अचानक ये सवाल सुनकर ध्रुव के कदम रुक गए। कार्तिका की आंखों में एक अलग सी चमक थी। ध्रुव मुड़े। कार्तिका के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रही है। ध्रुव ने अपना गला साफ किया। शायद कार्तिका को ये याद ना हो, सोचकर वह धीमी आवाज में बोले, बड़ी बहू, आप शायद नहीं जानती, हाँ, हमारे बेटे की एक का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये कहते हुए उनकी आवाज डेक से और पलकें आंखों में आई नमी को छिपाने के लिए झुक गई। कार्तिका होश में आई। उसे अच्छे से पता था अरांश मर चुका है, फिर वह ये सवाल कैसे पूछ सकती है। खुद पर गुस्सा करते वह धीमी आवाज में बोली, माफी बड़े पापा, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो इट्स ऑक, अब चलें। कार्तिका ने हाँ में सर हिलाया तो दोनों वार्ड की तरफ बढ़ गए। उसने इस चीज से जुड़ी यादें को याद करने की कोशिश की तो उसे मुद्रिता की आवाज सुनाई दी, जो उसे स्तुति के बारे में कुछ बता रही थी। जब उनका बेटा यानी अस्मित छोटा था तब वह ज्यादातर वक्त स्तुति के साथ बिताता था। स्तुति गुस्सा करती लेकिन ध्यान रखती। अस्मित जब भी स्तुति को देखता वह खुशी से उनके पास चला जाता था। धीरे धीरे बड़े होने पर उनका रिश्ता समझदारी में बदल गया, और अस्मित की लाइफ में स्तुति की वह जगह ध्रुव ने ले ली। देखा, छोटे बेटे होने के बावजूद नेताजी बड़े भाई की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, वरना उनका क्या था, वह भी अपना पल्ला झाड़कर चले जाते, बड़े बेटे की तरह। किसी के ये कहने पर कार्तिका कुछ बोलने को हुई कि उसे एहसास हुआ यह बातें उससे नहीं किसी और से की जा रही हैं। सभी ध्रुव को जज कर रहे थे, अपने ओपिनियन रख रहे थे। ये लोग नहीं बदलने वाले। बड़बड़ाती हुई कार्तिका बाकी लोगों के पास चली गई। 50 सभी वापस घर आ चुके थे। हो में बैठे सभी फ्रेश हो चुके थे। घर के नौकर अभिराज ने सबको खाने के लिए पूछा। स्तुति को भी खाने की याद आई। उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा। आराध्या सर हिलाकर अपने घर की तरफ चली गई। ध्रुव आराध्या को देखकर बोले, छोटी बहू आप रहने दें, हम करते हैं, कहकर वह आंगन से होते हुए अपने घर के हो में दाखिल हुए। उन्हें इस तरह जाते देख सबने एक दूसरे को देखा। इस बाद मुद्रिता बोल पड़ी, अपने पति को काफी अच्छी चीजें सिखाई है आपने स्तुति।
स्तुति हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, जी अभी वक्त अच्छा नहीं है, इसलिए जवाब देना ठीक नहीं लग रहा। आप तो जानती ही हैं मेरी जबान कहीं मैं कुछ गलत ना कह दूं। रही ध्रुव की बात तो उन्हें खाना बनाना पसंद है, कहकर जबरदस्ती मुस्कुराकर वह वहां से निकल गई। आराध्या तेज कदमों से ध्रुव के पीछे भागी। स्तुति गुस्से में थी, आगे कुछ भी हो सकता था। जैसे ही वह रसोई घर में पहुंची सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई। चूल्हे के चारों तरफ अलग अलग बर्तन ढके हुए रखे थे और सामने ध्रुव बैठे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। आराध्या आगे बढ़ते हुए बोली, बाबा हम करते हैं ना। ध्रुव बोले, छोटी बहू सब हो गया है, हम तो बस आपकी सास के लिए अदरक का पानी गर्म कर रहे थे। आराध्या ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखा। शक की नजरों से उन्हें देखते हुए उसने एक पतीले के ऊपर से ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें सब्जी रखी थी। ये देखकर आराध्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जल्दी से दूसरे का ढक्कन हटाकर देखा, फिर तीसरे का। सब किसी ना किसी चीज से भरे हुए थे। बाबा ये सब आपने इतनी जल्दी इतना सब कुछ बना लिया? ध्रुव जबरदस्ती मुस्कुराकर बोले, छोटी बहू वो हम कुछ चीजें पहले ही बना चुके थे, फ्रीजर में रखा था तो अभी बस गर्म कर लिया। आराध्या ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ध्रुव ऐसा करते रहते थे, खाना बनाकर फ्रीजर में रख देना। तभी स्तुति गुस्से में दंदनाती हुई अंदर आई। आप क्यों मुझे हर जगह नीचा दिखाते रहते हैं? जानते हैं आज पहली बार आपकी वजह से मुझे जीजी ने ताना मारा। आप तो चाहते ही नहीं कभी मैं खुश रहूं, बस सबका सामने मुझे नीचा दिखाने में रहते हैं। ऊपर तो पहले ही इतनी सारी दिक्कतें हैं, ऊपर से आपका सबसे सामने इस तरह कहना। पता है सब क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? अपनी बातें कहते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थी। आराध्या 2 कदम पीछे खड़ी हो गई थी। ध्रुव अपनी जगह से उठ चुके थे। स्तुति रोने लगी। एक तो पहले ही अपने आरांश को खो चुकी हूं, अब और कुछ सहने की ताकत नहीं है मुझ में। प्लीज आप इस तरह परिवार के सामने मेरी तरफदारी ना करें, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्रुव जल्दी से अपनी पत्नी के पास आए। उन्हें गले लगाते हुए वह बोले, स्तुति शांत, आप रो क्यों रही हैं? जीजी ने 2 बातें कह भी दी तो क्या हुआ? आप तो हमारी स्तुति हैं, आप कैसे किसी के कुछ कहने से इतनी बुरी तरह रोने लगी? आपकी बहन हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? हम आगे से उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, समझा दीजिएगा। हमें गुस्सा आ गया तो आप जानते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, स्तुति ने गुस्से से कहा। आराध्या धीरे से मुस्कुराए, आप क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं छोटी बहू? हमने ऐसा भी क्या कह दिया? शायद पिछली बार की मार भूल चुकी हैं। आराध्या नजरें उठाकर बोली, माँ आप परेशान थी, हम समझते हैं, कहकर वह फिर से मुस्कुराए। ध्रुव किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोले, हाँ हम सबको समझा देंगे, पहले आप खाना खाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, हमारा बेटा आया है उससे मिलने भी तो जाना है। ये सुनकर स्तुति ध्रुव को खुद से दूर धक्का देकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कौन सा बेटा? अस्मित ने कल रात आपकी तरफ देखा भी नहीं, ठीक ही हुआ, कम से कम अब आपके सर से यह भूत तो उतरेगा। अस्मित के इस घर का कोई भी इतना मायने नहीं रखता है, और ना ही आप, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार को। ठीक है, इन सब चीजों को बाद में देख लेंगे, पहले आप नहा लें, थक चुकी होंगी, कल से HOSPITA में है, तब तक हम खाना लगाते हैं। ध्रुव ने स्तुति के बाल संवारते हुए कहा, जो गुस्सा करने में थोड़े खराब हो गए थे। स्तुति हल्की मुस्कुराहट के साथ चेहरे पर गुस्सा लिए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद ध्रुव ने आराध्या को देखा और उसे भी जाने का इशारा किया। आराध्या ने सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं कार्तिका अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। लंबी लंबी सांसें खींचते हुए वह बिस्तर पर लेट गई। इतना सब एक साथ हो गया, वह तो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि अधीर की इतनी बुरी हालत अस्मित ने की है। तभी उसे अस्मित का ध्यान आया जो सुबह उसके ही कमरे में था। उठकर बिस्तर पर बैठते हुए उसने पूरे कमरे में नजरें घुमाई। धीमे कदमों से पूरे कमरे को नापते हुए कार्तिका को वहां कोई नहीं मिला। इसका मतलब अस्मित जा चुका था, शायद फिर से उतने ही दिनों के लिए। लेकिन क्यों इस बार तो उसने कार्तिका को धमकी भी दी है। कार्तिका, इससे पहले वह तुझे पहले की तरह किडनैप करे तुझे कुछ करना होगा। बाबा, हाँ बाबा की मदद लेती हूँ। कार्तिका जल्दी से फोन के पास गई। अनुराग का नंबर निकालने के बाद उसे याद आया कि अगर कुछ गलत हुआ तो पता नहीं अस्मित क्या करेगा। वह लड़ने से डर नहीं रही थी, लेकिन जिस तरह अस्मित वापस आया है, उसके पास पैसे तो होंगे ही, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ तो होंगी ही। कार्तिका, तेरी नौकरी, सबसे पहले पैसे कमाना सीख। ऐसी सिचुएशन में अस्मित से पैसे तो मांगेगी नहीं, तुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना ये अस्मित सब खत्म कर देगा। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।